तो फ्रेंड्स आज ये छोटा सा मैंने क्लास लिए बनाई हुई है, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी मैंने कल टेस्ट लिया उसमें कुछ मैंने आपको आंसर शीट्स बता रहा हूँ, 2 या 3, जिसमें जो मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो बच्चे कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन हमारे कल के टेस्ट में था कि सपोज ए फर्म पेज 18% इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, वुड इट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, इफ यस देन हाउ मच। इसका बहुत सीधा सा आंसर था कि देखो, जो तो 12% जो होगा, जैसे मैं आपको आंसर यहाँ से पढ़ाता हूँ जो मैंने लिखा है। देखो, सिंपल सी बात है। कहता है सेक्शन 28 क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट सैलरी जो होगा वो क्या होगा, वो इनकम अगर पार्टनर को रिसीव हो रहा है वो इनकम मानी जाएगी बिजनेस की, ठीक है। हाउएवर कहता है एक सेक्शन है 40 बी जो कहता है कि तभी लो होगा अगर वो कैश में पे किया है। अब हमारे वाले क्वेश्चन में क्या था, इन द गिवन केस ए फर्म हैज पेड इंटरेस्ट टू पार्टनर एट 20%, द अलाउबल इंटरेस्ट रेट इज 12%, हेंस द एक्सेस 8% विल बी डिसअलाउड। कहता देखो, इस क्वेश्चन में क्या था कि सिंस पार्टनरशिप फर्म के हैंड्स में एक्सेस ऑफ 12% जो 8% है वो डिसअलाउ हो रहा है, तो यानी वो पार्टनर के हैंड्स में एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर था कि 12% तक की जो इंटरेस्ट है वो अलाउ होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो तभी वो पार्टनरशिप फर्म में जो हमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में हमें उसकी अलाउबिलिटी हुई होती है, तभी पार्टनर के हैंड्स में टैक्स होता है, और जो एक्सेस अगर 12 से ज़्यादा जितना भी होगा वो फर्म के हैंड्स में टैक्स लगता है, तो पार्टनर के हैंड्स में एग्जम्प्ट होता है। अब मैं आपको कुछ आंसर्स दिखाता हूँ जो बच्चों ने लिखे हुए हैं। देखो, एक आंसर ये लिखा हुआ है कि किसी एक बच्चे ने लिखा हुआ है, यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय पार्टनर्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, रीजन। प्रॉपरली उसने बहुत अच्छे से इसको आंसर को लिखा है, ठीक है। और अगर मैं किसी और दूसरे बच्चे की कॉपी दिखाता हूँ, इसमें देखो, इसमें वो लिख रहा है बच्चा कि एज पर इनकम टैक्स इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू इंडिविजुअल इज अलाउड, तो ये गलत लिखा है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़िए कि ऐसा क्यों है उसमें, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ मैं एक बच्चे की लिखूं, इसने भी आंसर ठीक लिखा हुआ है, इसका भी ठीक है आंसर, बट कोशिश कीजिए आंसर को ना ऐसे जैसे ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है लिखने के लिए, प्रॉपरली यहाँ पे पूरा पूरा लिखिए आंसर, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेदर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्पेकुलेटिव बिजनेस। देखो, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, अगर मैं सीधा आपको आंसर ही पढ़ाता हूँ, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। पहले मैंने स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स बताई, कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती। फिर मैंने बताया कि किस किस स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के प्रोविजन नहीं लगते, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इस वाले पर्टिकुलर केस में नहीं है। अब अगर मैं बच्चों के आंसर चेक करूं, तो उन्होंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, नो द हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्पेकुलेटिव, बिल्कुल ठीक लिखा। बट इतना सा आंसर, क्या आपको लगता है एग्जामिनर आपको 4 में से इसमें से 1 नंबर देगा, 1 नंबर से ज्यादा देगा? रीजन बहुत जरूरी है। दूसरे बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, उसने भी कुछ ऐसा ही लिखा है, मतलब कम कम लिखा है। नहीं, इस बच्चे ने ये आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो ये आंसर इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसने प्रॉपरली हर चीज बताई है। तो कोशिश कीजिए अपने आंसर्स को वैसे ऐसे लिखिए कि जो प्रॉपरली सीक्वेंस में हर चीज आपको समझ आए। अब जैसे इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है, स्पेकुलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन ठीक है, बट नीचे जो कंक्लूजन है वो गलत दे दिया, तो एग्जामिनर इन चीजों का मार्क्स नहीं देगा आपको। मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूँ फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, सबने बिल्कुल अच्छा सॉल्व किया, सॉल्यूशन ठीक था। बट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम, जो मेजर मेरे को प्रॉब्लम आई, वो देखो क्या आई है। देखो, इस बच्चे ने इस आंसर को ठीक लिखा, मैं दूसरी कॉपी दिखाता हूँ। जैसे इस बच्चे की कॉपी देखो, इसने इस आंसर में क्या किया हुआ है, आंसर बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। आंसर इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। इसमें इसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या की हुई है कि वर्किंग नोट्स नहीं बनाई। बेटा, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, देखो ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, 8,10,000 और 6 60 लाख, बट वर्किंग नोट्स बहुत जरूरी है। वर्किंग नोट्स के साथ साथ ये बताओ कि ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, और हर नोट किस नोट का, यानी अगर मैं बताऊं, जैसे इस बच्चे की अगर मैं कॉपी देखूं, इसने आंसर ठीक लिखा है, बट इसने भी वर्किंग नोट्स लिखे। वर्किंग नोट्स बहुत जरूरी है, वर्किंग नोट्स के बिना आंसर का कोई फायदा नहीं है। वर्किंग नोट्स को आप समझिए कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स के ही मार्क्स हैं। देखो, इंस्टीट्यूट ने 10 से 15% रिजल्ट निकालना है। ऑलमोस्ट आप घर पे सब बच्चे आंसर ठीक लिख कर आओगे, बट ये देखो कि हमने क्रीम लेयर में आना है, कि वो 15% बच्चों में आना है, उसके लिए हमें और मेहनत करनी है, हमें पॉलिशिंग करनी है, ठीक है। मैं थर्ड क्वेश्चन में चल रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन में चल रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन एक सिंपल सा था कि क्या एक कार परचेज किया, उसको मैं अपने थोड़ी देर बाद अपने पर्सनल यूज से बिजनेस में ला रहा हूँ, तो क्या मैं उसको एक्चुअल कॉस्ट पे लूंगा, एफएमवी पे? देखो, अदर देन बिल्डिंग क्या होगा, मैं सबके उस अदर देन बिल्डिंग के केस में मैं सब पे क्या लूंगा, कॉस्ट ही लूंगा अपनी, ठीक है। इसका सीधा सा आंसर था कि मेरे को अपने कॉस्ट लेनी है, और मैंने कॉस्ट के हिसाब से ही अपने आंसर को सॉल्व करना है। तो इस तरह मैंने इसका आंसर लिखा, पहले थोड़ी सी चीज बताई, डेफिनेशन बताई, और फिर मैंने बताया कि 5,25,000 जो मेरी कॉस्ट है उस पर हम ऐसे इसको वैल्यू करेंगे। अब सब बच्चों ने इसका आंसर, मेजोरिटी मेरे को ये आंसर ठीक दिखा बच्चों का, ठीक है, ठीक है। बट हाँ, इस बच्चे ने गलत लिखा, इसने एक्चुअली एफएमवी पे निकाल दिया, तो एफएमवी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने देखा कि बच्चों ने ठीक लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 5 था कि क्या जो हमारा जो सेट ऑफ का सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, ठीक है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का। इसका एक प्रॉपरली आंसर था कि पहले हमें किससे एडजस्टमेंट होगा, सेकेंडली किससे होगा, और लास्टली किससे होगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई है इस क्वेश्चन में, मैं देख रहा था
जैसे मैं एक बच्चे की कॉपी दिखाता हूँ, हाँ इस बच्चे की कॉपी, इस बच्चे की कॉपी में इसने बिल्कुल सीक्वेंस सही लिखा आंसर का, इस बच्चे ने आंसर का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक लिखा, बट देखो इसने ना सिर्फ ये लिख दिया। फ्रेंड्स मेरी बात सुनो, ये आप अपने आंसर को एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखने के बाद आप अलग से एक एग्जामिनर को दिखाओगे ना तो उसको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, बट सिर्फ ये होगा ना तो 4 में से शायद वो 2 नंबर से ज्यादा नहीं दे। तो कोशिश कीजिए अपने आंसर पे प्रॉपरली फ्रेमिंग दीजिए कि पॉलिशिंग पे काम कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड अंडर सेक्शन 3280। हाँ, इसमें सीधा 3280 की 2 कंडीशंस मेन है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन 4 जगह बैकवर्ड स्टेट्स में होनी चाहिए और जो प्लांट एंड मशीनरी वो 1/4/15 और 31 मार्च 2020 के बाद ही लगी होनी चाहिए। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, इस बच्चे का मैं आंसर बताता हूँ। देखो इस बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है, इस बच्चे ने इस आंसर को, एक सेकेंड दीजिए मेरे को। हाँ, इस बच्चे ने शायद सिक्स्थ आंसर इसने, हाँ ये कंडीशंस नीड टू बी सर्टिफाइड, एक्विजिशन इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू एसेट की ये प्लांट एंड मशीनरी आएगा, न्यू एसेट नहीं आएगा। और आफ्टर एक फ्रेंड्स इसमें 4 में से आपको 1.5-2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रॉपरली फुल फॉर्म लिखो, ये वेस्ट बंगाल, एपी, ये चीजें नहीं चलेंगी। मैं दूसरे बच्चे की कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है। कंडीशन फॉर 3280, इसने तो बिल्कुल ही अजीब सा लिख दिया, एसेट शुड बी पुट टू यूज इन बिजनेस, एसेट शुड बी इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। टैक्सेशन, आप बहुत बच्चे टैक्स में ही उड़ते हैं, तो इसको ध्यान से कीजिए, इसको ऐसी आसानी से मत लीजिए इसको, ठीक है। इस बच्चे ने भी क्या किया हुआ है कि इतना मेरे को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है सर, मैं आपको थोड़ा मैं इसमें हार्श हो रहा हूँ, बट अपने आंसर्स को प्लीज इंप्रूव कीजिए। लास्ट क्वेश्चन था, नेम एनी 5 स्पेसिफिक बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 3580। तो ये आंसर्स ठीक थे बच्चों के, हाँ। बट इसमें मैं एक कॉपी आपको दिखाऊंगा कि एक बच्चे की कॉपी मेरे को, हाँ ये इस बच्चे ने क्या लिखा हो, 5 बिजनेस अंडर 30 हॉस्पिटल्स वर। सर इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कीजिए कि हॉस्पिटल्स वर नहीं आएगा, ऐसी वर्ड्स नहीं यूज होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू, तो इन आंसर को प्लीज इंप्रूव कीजिए, तभी ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा 7 to 8 मिनट्स में आपको कोशिश की कि समझाने की कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आपको एक नटशेल में गलतियां बताऊं। देखो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन के साथ वर्किंग नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अपने ये जो फुल फॉर्म्स एपी वगैरह, इनको ऐसा मत लिखिए, उनको पूरा फॉर्म में लिखिए। और ये जो अब जैसे अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला केस था, उसमें सिर्फ आपने छोटी सी डायग्राम बना दी, पहले आंसर लिखिए उसके बाद डायग्राम बनाइए। अपने आंसर्स को और अच्छे से लिखिए, उनको शॉर्ट पैराग्राफ में लिखिए। पहले पैराग्राफ में बताइए प्रोविजन, फिर उसके बाद बताइए कि ये एक पर्टिकुलर केस के, उसके बाद कंक्लूजन दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कीजिए। हम रोज टेस्ट ले रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रही है। मैं कोशिश करूं विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज सारे टेस्ट खत्म करूं। मैं इन जून अटेम्प्ट के बच्चों के लिए भी यही सोच रहा हूं कि विद इन 10 मई तक मेरे को सारे टेस्ट खत्म करने हैं। मैं रिविजनरी क्लासेस भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। विद दिस फ्रेंड, थैंक यू। आप कोशिश कीजिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को प्लीज देखिए, और जहां भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं तो करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।